हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में 25 तक क्वेश्चन किया था सेट ए का। आज हम 26 से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना बेटा, और खत्म करेंगे इसको। अब देखिए आप क्या है इस क्वेश्चंस में। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में है फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स वी कंसीडर। अब सुनिएगा, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, दो आपकी जज जो है या दो ब्यूटी कंटेक्स्ट में जो रैंक का जो बारे में डिस्कस किया जाता है, दैट इज सेड टू बी एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो उसके कोरिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे कर फाइंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स जो उन्होंने योगदान दिया हुआ है उसके लिए, तो उसको क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे की ओर। फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द ब्यूटी बिटवीन टू जज, दो जज के बीच में, द ब्यूटी कंटेक्स्ट उसके बीच में। तो जब भी इस टाइप की वो बीच दो आपको इस टाइप के लोगों के बीच में जब हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होता है, तो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालते हैं, रैंक कोरिलेशन, जिसमें R1 एक होता है, R2 एक होता है, फिर आपको D निकालते हैं, R1 माइनस R2, इस तरह मैं आपको बताया था। चलिए हम आगे बढ़े। अब क्वेश्चन 28 देखिए। 28 में क्या है, इफ देयर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट का मतलब परफेक्टली नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव between the marks of the geography and statistics, what should be the value of rank correlation। देखिएगा, रैंक कोरिलेशन भी है -1 और 1 के बीच में आपको वेरीज करता है। अब परफेक्ट डिसएग्री, अगर ये कह रहा है कि यस ये वाला कंटेक्स्ट बेटर है, तो ये वाला कहता है नो, तो इसको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव होता है। दिस इज अ परफेक्टली डिसएग्री का मतलब परफेक्टली नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, when we use when we are not concerned with the magnitude of the two variable, magnitude of the two variable under the disagree we consider। अब देखिएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक्स और वाई जो होता है उसकी डायरेक्शन से मतलब होता है। तो डायरेक्शन से जब मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब होता है, तो उसमें क्या करते हैं, कॉन्करेंट डेविएशन निकालते हैं, कॉन्करेंट कोवेरिएंस निकालते हैं। कॉन्करेंट कोवेरिएंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। जब मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन पे आता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्करेंट कोवेरिएंस। आपको मैंने बताया था कॉन्करेंट कोवेरिएंस के बारे में डिटेल में देखिएगा। तो उस केस में क्या होता है, when we are not concerned with the magnitude, जब मैग्नीट्यूड से कंसर्न नहीं होता तो concurrent covariance होता है। two variables are under discussed is coefficient of concurrent deviation, concurrent deviation होता है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। सबसे इजी तरीका है जिसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट दैट इज द नेगेटिव पॉजिटिव साइन काउंट करने की होती है, दैट इज अ मेथड ऑफ कॉन्करेंट। तो सबसे क्विकेस्ट तरीका कौन सा है, मेथड ऑफ कॉन्करेंट होता है। क्विक मेथड, क्विक मेथड क्या होता है, मेथड ऑफ कॉन्करेंट एडिशन, ठीक है ना बेटा। अब आपको यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट। लिमिट तो सबका एक ही होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट -1 से लेकर +1, बिटवीन -1 एंड बिटवीन -1 द लिमिट वैल्यू इंक्लूडिंग इंक्लूसिव, ठीक है ना, -1 से +1। अब देखिए, इफ देयर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन द नंबर ऑफ रेग्रेशन इक्वेशन कितना होता है। देखिएगा, एक्स और वाई के लिए दो वेरिएबल होता है, एक होता है एक्स ऑन वाई, तो एक्स ए प्लस बी वाई होता है। दूसरा होता है वाई ऑन एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। तो आपको दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन आपको होता है, ठीक है ना। चलिए, since blood pressure of the person depends upon the age, we need to consider, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ब्लड प्रेशर है, दूसरा वेरिएबल क्या है, एज है। तो रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी आपको रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एक्स ऑन एज वाई, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है रेग्रेशन इक्वेशन होता है।
अब चलिएगा, the method of the applied for the deriving the regression equation is known as, कौन सा मेथड होता है, वो लीस्ट स्क्वायर मेथड है। लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसको लीस्ट स्क्वायर के बेसिस पे a और b की वैल्यू निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर। द मेथड ऑफ अप्लाइड फॉर द ड्राइविंग द रेग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज, कौन सा मेथड जानते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड जानते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रेग्रेशन एनालिसिस इज, देखिएगा एक्चुअली क्या होता है, ये यहाँ पे पॉपुलेशन होता है। अब पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर सैंपल लेते हैं, इस सैंपल का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ऐसे स्टडी में क्या होता है, थोड़ा सा एरर हो सकता है, एरर, अब उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबल एरर, उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबल एरर। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रोबेबल एरर है, उस एरर को जो डेविएशन होता है, स्लाइटली डेविएशन होता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इन रेग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज, एरर कहा जाता है, रेजिडुअल वैल्यूज भी कहा जाता है। ए और बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिएगा, द एरर इन द केस ऑफ रेग्रेशन इक्वेशन आर क्या होगा, द एरर इन द केस ऑफ रेग्रेशन इक्वेशंस आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑल ऑफ द अबव होता है। द रेग्रेशन लाइन्स y on x इज ड्राइव्ड बाय, ये क्या होता है, रेग्रेशन लाइन y on x, मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटर डायग्राम, ये होता है ये, द रेग्रेशन लाइन y on x इज ड्राइव्ड बाय मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेज इन द स्कैटर डायग्राम, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंसेज इन द स्कैटर डायग्राम, ठीक है। अब देखिए, टू लाइन्स ऑफ द रेग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल व्हेन, दो लाइन आइडेंटिकल होगा जब r इक्वल टू 1 हो जाएगा, r इक्वल टू -1 होगा, उस केस में दोनों लाइन आपको क्या हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट, जो लिमिट्स क्या क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, उसका मतलब क्या है, लिमिट्स में आता है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको बात को समझना पड़ेगा, ये दो कोएफिशिएंट ऑफ आर स्टैंडर्ड एक्स स्टैंडर्ड वाई, अब बी वाई एक्स क्या होता है, आर स्टैंडर्ड वाई स्टैंडर्ड एक्स, तो बी वाई एक्स ये रेग्रेशन कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, ये आर स्टैंडर्ड एक्स स्टैंडर्ड वाई, आर स्टैंडर्ड वाई स्टैंडर्ड एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई एक्स, तो आर आपको रूट अंडर बी एक्स वाई एक्स। अब ये इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ये होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है, तो इसीलिए उनको उन्होंने क्या बोला, द लिमिट्स ऑफ द टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट, तो द प्रोडक्ट ऑफ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी का मतलब क्या होता है कि इसका स्क्वायर करोगे, इसका जब स्क्वायर करोगे, तो जैसे -1 चाहे 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो मस्ट बी यूनिटी, यूनिटी से कम होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मस्ट बी रेग्रेशन यूनिटी लेस देन यूनिटी, ये वाला हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द रेग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू अ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ स्केल पे तो चेंज होता है, लेकिन शिफ्टिंग ओरिजिन पे कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। अब देखिएगा, if the coefficient of correlation between the two variables are 0, ये होता है पॉइंट, then the coefficient of determination क्या होता है, आर एक्स स्क्वायर, तो -0.9 का एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू 0.81, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। if the coefficient of correlation between the two variables is 0.7, then percentage variation of unaccounted क्या होता है, 1 minus r x square that equal 1 minus 0.7 का x square, 1 minus 0.49 0.51 that equal to 51% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमने सेट ए कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्लासेस हम सेट बी सीव करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।